जय हिंद। मैं महफूज आलम, आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट है। इस चैप्टर 1 है। इस सब वीडियो में जितना भी चैप्टर 1 से क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, टोटल हम इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दहन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन मतलब इसका होता है रासायनिक संकेत होता है O2, मतलब ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों, एक बार डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर, मतलब कि जो ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ का मतलब कि जिसको जलाने पर जो जलने लगता है, जल जाता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ईंट है, पत्थर है, उसको हम लोग जलाएंगे तो वह जलेगा? नहीं जलेगा, तो यह अज्वलनशील हो गया। कागज है, फिर से कुर्सी है, टेबल है, इसको हम लोग जलाएंगे, ये मार्कर है, इसको जलाएंगे तो ये जलने लगेगा, अर्थात ये ज्वलनशील पदार्थ है। तो वही कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। ऊष्मा और प्रकाश यानी लाइट एंड हीट दोनों उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक व्हाइट ग्लास ले लेंगे, ध्यान दीजिए, एक ग्लास ले लेंगे और ग्लास और एक मोमबत्ती ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये है, समझिए। तो इस मोमबत्ती को जब हम लोग एक व्हाइट ग्लास से, मान लीजिए स्टील का ग्लास लेंगे तो बाहर से तो दिखाएगा नहीं, लेकिन ये मोमबत्ती जल रहा है, इसको हम जो व्हाइट ग्लास से इसको जब ढकेंगे तो इसमें का जो मतलब कि जो ऑक्सीजन रहेगा, हवा रहेगा, वह प्रवेश नहीं करेगा उसमें, और यह धीरे धीरे बुझने लगेगा। जैसे ही धीरे धीरे बुझेगा तो समझ लीजिए कि इसमें का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो ये बुझने लगेगा। और जब भी हल्का सा उठाएंगे ना तो ये जल उठेगा। और ज़्यादा देर तक अगर छोड़ देंगे ग्लास से ढक कर इसको, तो यह ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा ढकेंगे कि उसको जो ऊपर पेंदी है उसमें ये इसका ये जो है सटे नहीं, पास में रहा है। तो जब हम लोग इस मोमबत्ती को जब हम लोग व्हाइट ग्लास से ढकेंगे तो ऑक्सीजन इसको मिलेगा नहीं, और जब ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये धीरे धीरे बुझने लगेगा। और यदि धीरे धीरे बुझने लगेगा तो समझिए कि उसमें का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। और जब ही हल्का सा उठाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश करेगा तो ये जल उठेगा। ठीक है, और यदि ज़्यादा देर तक हम लोग अगर ढके रहेंगे तो यह मोमबत्ती, जला हुआ मोमबत्ती ऑटोमेटिक क्या होगा? बुझ जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे ध्यान दीजिए, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। समझिए कि ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मोमबत्ती है, यदि हम इसको इस तरह इस पे रखेंगे तो ये जलने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, और जलकर ये खत्म हो जाएगा। तो समझिए कि ये क्या हुआ? ज्वलनशील पदार्थ हुआ। अगर मान लीजिए कि एक हम लोग ईंटा का टुकड़ा उठाएंगे या पत्थर उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा या 24 घंटा तक उसको रखे रहेंगे तो वह जलेगा नहीं, अर्थात वह अज्वलनशील पदार्थ हुआ। समझ आ गया? तो ज्वलनशील का पदार्थ का मतलब कि ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल उठते हैं, जलने लगते हैं, तो वह जो उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी हम लोग क्या हुआ? तो ज्वलनशील पदार्थ है। और अज्वलनशील पदार्थ का मतलब कि ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर नहीं जल पाते हैं, नहीं जलते हैं, उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस तरह रहो। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अज्वलनशील पदार्थ को समझा दिए हैं, फिर भी समझ लीजिए। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं उसे
अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ये है, ठीक है, अगर इतना डिस्टेंस पे इसको रखेंगे तो ये जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इसको जलने के लिए उतना इसका ज्वलन ताप नहीं मिल रहा है, इसको उतना उष्मा नहीं मिल रहा है कि ये जल उठे। ठीक, जब ही इसको इतने संपर्क में लाएंगे तो ये तुरंत जलने लगेगा। क्यों? इसलिए कि इसको जलने के लिए उतना इसको ज्वलन ताप मिल रहा है। ठीक है ना? तो वही कह रहा है ज्वलन ताप में कि वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। मान लीजिए कि ये मोमबत्ती का ज्वाला है, अगर इस पे हम लोग बनाएंगे खाना रख के तो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि उसको पकने के लिए ज्वलन ताप जो है वो अधिक मात्रा में चाहिए और इसका कम है, इसलिए वह पकेगा नहीं। अर्थात उसको पकने के लिए ज़्यादा उष्मा का ज़्यादा ताप का उष्मा का ज़रूरत है और इसका तो कम है, इसलिए वह पकेगा नहीं। अर्थात उसको पकाने के लिए इसका ज्वलन ताप क्या है? कम है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, मतलब कि वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। मान लीजिए हम इतना पर रखे हुए हैं, तो इतना पर रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मतलब कि गर्मी महसूस होगा, और नज़दीक लाएंगे तो ये मतलब कि और ज़्यादा गर्मी महसूस है, ये जलेगा, और इसमें रख देंगे ये तो तुरंत जलने लगेगा। अर्थात इतना डिस्टेंस पर ये है तो सिर्फ इसको हानि पहुंचा रहा है, ये जला नहीं रहा है, और जब ही इसके संपर्क में इसके बीच में लगा देंगे तो ये जलाने लगेगा इसको। अर्थात इसको जलाने के लिए इसको उतना उष्मा उतना ताप मिल रहा है। मोम क्या है? तो मोम एक ईंधन है। मोम क्या है जी? मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। ठीक है, यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। ओके, आगे ध्यान दीजिए, आग गर्म क्यों होता है? ध्यान दो, जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। पहले इतना समझिए ध्यान से। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस और जलवाष्प बनता है। आप कभी देखे होंगे कि जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो जहाँ जलता है वहाँ हल्का हल्का बूंदा बूंदा जैसा जल निकलता है। अब देखे होंगे कभी कि जब हम लोग लकड़ी को जलाएंगे तो जलने लगेगा, और जहाँ मतलब जलता रहेगा वहाँ पे हल्का हल्का पानी का अंश दिखाई देगा, बुनबुना जैसा। पसंद है ना? तो अर्थात जब वह लकड़ी जल रहा है तो वह क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बना रहा है, वहाँ पे जो जल निकल रहा है वह जलवाष्प बना रहा है, जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। वह रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब कि जब हम लोग मतलब कि कोई काम करेंगे और नया चीज उत्पन्न होगा तो वह रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक। ठीक है, और जब वह भौतिक परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि यदि मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और वहीं अदर रंग रूप में बदल जा रहा है, मतलब वही है बस खाली उसका रूप चेंज हो रहा है, तो वह भौतिक परिवर्तन हुआ। और जब नया चीज बन रहा है तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को खूब पीट पाट देंगे, उसका हाथ पैर सब टूट फूट जाएगा, तो अर्थात वह क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, सॉरी भौतिक परिवर्तन हुआ। मतलब कि वह बॉडी है बस टूट फूट गया है, तो वह भौतिक परिवर्तन। यदि किसी को मान लीजिए कि मार दे और वह मर गया, ठीक है, तो अब वह तो जिंदा होगा नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। मतलब कि हम लोग किसी को मार दे तो उसका पैर हाथ टूट फूट गया, तो वह मतलब वही है बस उसका रूप चेंज हो गया है। ठीक है, तो वह भौतिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन मान लीजिए किसी को मार दिए, वह मर गया, तो अब मर गया तो वह तो डेड बॉडी हो गया, और वह तो जिंदा होगा नहीं, तो वह नया चीज में परिवर्तन हो गया, नया रूप में परिवर्तन हो गया, नया चीज बन गया, तो वह रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात समझ आ गया? तो ध्यान दीजिए, अब आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा, ध्यान दीजिए।
तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब समझा दिए हम। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी यानी परमानेंट होता है। जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। अतः जो गर्म होता है जिसका ऊष्मीय मान जो बहुत ज़्यादा होता है और वह गर्म होता है जिसे हम लोग फायर यानी आग कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन करें, माचिस की तिल्लियों पर कौन सा पदार्थ लगा होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए माचिस की तिल्ली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये माचिस की तिल्ली जो है, ये माचिस की तिल्ली ये जो है ये इस पे क्या लगा हुआ है ये, तो ये लगा हुआ है रसायन पोटेशियम क्लोरेट। मतलब कि ये माचिस की तिल्ली पर जो लगा हुआ है ये ब्लैक टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, तो ये है रसायन पोटेशियम क्लोरेट। और कह रहा है अगला क्वेश्चन में माचिस की डिब्बी पर कौन सा पदार्थ लगा होता है। यानी माचिस की जो डिब्बी है, ये डिब्बी पर जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इस पे कौन सा पदार्थ लगा होता है, तो लाल फास्फोरस और सल्फर। और यही जब रसायन पोटेशियम क्लोरेट ये सल्फर पे इसको इस तरह घिसते हैं ये तुरंत जल उठता है। ठीक है, समझा गया। ध्यान दीजिए, तो माचिस की तिल्ली पर अगर क्वेश्चन आएगा कि माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ लगा होता है, तो रसायन पोटेशियम क्लोरेट। और माचिस की डिब्बी पर कौन सा पदार्थ लगा होता है, तो लाल फास्फोरस और सल्फर। समझा गया। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, लाल फास्फोरस का प्रयोग कर सबसे पहले माचिस कब और कहाँ बनाई गई थी। तो ध्यान दीजिए, लाल फास्फोरस का प्रयोग कर सबसे पहले माचिस का निर्माण सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टाइन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। मतलब कि जो ये माचिस है यह सबसे पहले कब और कहाँ बनाई गई थी, तो माचिस का आविष्कार किसने किया था, तो उनका नाम था सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टाइन। वह अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लाल फास्फोरस का प्रयोग कर सबसे पहले माचिस का निर्माण सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टाइन ने 1855 में स्वीडन देश में बनाई गई थी। ठीक है ना। आगे ध्यान दो, आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहा जाता है। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र हैं वर्णन करें। तो ध्यान दो, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं। ये हो गया हम लोग का बाहरी भाग जिसको हम लोग बाह्य भाग भी कहते हैं, बाहरी भाग आउटर पार्ट। ये हो गया मिडल पार्ट यानी मध्य भाग, और ये हो गया आंतरिक भाग यानी इंटरनल। ठीक है, आंतरिक भाग। ध्यान दीजिए। ठीक है, तो समझिए, कह रहा है बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। अदीप्त का मतलब समझिए, दीप्त का मतलब यह होता है कि वैसी वस्तुएं जिसका प्रकाश स्वयं होता हो यानी अपना प्रकाश स्वयं होता हो उसे हम लोग कहेंगे कि दीप्त वस्तुएं ये दीप्त है। और अदीप्त का मतलब कि वह दूसरे के प्रकाश से जलता है उसे हम लोग कहेंगे कि यह अदीप्त है। जैसे कि सूर्य का अपना प्रकाश है तो ये तो क्या हुआ, तो ये हम लोग का हुआ दीप्त। और बल्ब जो हुआ, बल्ब का प्रकाश ये क्या है, ये दीप्त ही है। लेकिन चंद्रमा जो है ये अदीप्त है क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, तो वही कह रहे हैं कि बाहरी भाग नीला और अदीप्त है। यहाँ पूर्ण दहन होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। समझिए कि जिस पार्ट को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होगा तो वह ज़्यादा जलेगा। मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है, इसको हम खुले में छोड़ दिए हैं तो ये ज़्यादा जल रहा है। अगर इसको हम लोग ग्लास से जब ढकेंगे ना तो जैसे जैसे ग्लास से ढकेंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन इसमें ख़त्म होगा, और जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे इसका ये जो ज्वाला है मतलब कि लो होता जाएगा और ये बुझ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो वही कह रहा है कि क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। ध्यान दीजिए, समझिए, ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है ये बाहरी भाग हुआ, और बीच वाला आपको दिखाई देता हुआ खोखला सा दिखाई देता होगा, खोखला सा, ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है खोखला सा वह मध्य भाग है, और जो नीचे का जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वह क्या है, ये आंतरिक भाग है, लास्ट वाला।
ठीक है, फिर से समझिए, ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ये नीला और चमकीला, कह रहे हैं ना कि बाहरी भाग नीला और अद्वितीय यहाँ पूर्ण दहन होता है, यहाँ पर पूर्ण दहन हो रहा है, यह सबसे ज्यादा गर्म, यहाँ पे जब टच करेंगे तो ज्यादा मतलब कि हीट महसूस होगा, ज्यादा गर्म होगा। तो वही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उपलब्ध है इसलिए यह ज्यादा गर्म है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है बाह्य भाग, समझा गया। बीच में आप लोगों को कि खोखला सा दिखाई देता होगा, ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ नहीं, वह खोखला सा है, तो वह मध्य भाग है। और नीचे जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो नीला कलर, ब्लैक कलर का, ये नीला टाइप का दिखाई दे रहा है, तो वह नीला नहीं, वह ब्लैक कलर का है, वह क्या है, तो वह आंतरिक भाग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मध्य भाग समझिए, मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। अर्थात ये जो खोखला जैसा दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, देखिए ये जो खोखला जैसा दिखाई दे रहा है ये मध्य भाग है, और मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। अर्थात ये गर्म होकर चमक रहा है, इसलिए यह दिखाई दे रहा है कि यह खोखला है। बस में रहे, यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है, मतलब कि यहाँ उतना पूर्ण दहन होता है लेकिन उतना पूर्ण दहन नहीं होता है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलता है। यहाँ पर पूर्ण दहन होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलता है। पास में आ गया। आगे देखो, इसमें का इस पार्ट का लास्ट है आंतरिक भाग। यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है, मतलब कि ये जो बत्ती के एकदम नजदीक जो दिखाई दे रहा है वह आंतरिक भाग है। तो वही कह रहा है कि यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है, अर्थात यह जो मोमबत्ती के जो एकदम नजदीक है वह आंतरिक भाग है, और यह कम गर्म क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सबसे कम उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। 12 क्वेश्चन है, किस पदार्थ को पानी में डुबो कर रखा जाता है। तो ध्यान दो, सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते हैं और पानी के अंदर रखा जाता है। किस पदार्थ को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ध्यान दो, तो सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट में चैप्टर 1 का है साइंस सब्जेक्ट का। तो साइंस में चैप्टर 1 का टोटल ये क्वेश्चन आंसर हम पढ़ा दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपना फेयर कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, तो हम आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। यदि आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।